कल्पना कीजिए एक ऐसी कड़ाके की ठंड की जहां हड्डियां कांपने लगें और आसमान के तारे भी बर्फ की तरह जमे हुए महसूस हों। एक तरफ एक गरीब किसान है जिसके पास तन ढकने को पुरानी चादर है, और दूसरी तरफ एक साहूकार जो उसके खून पसीने की कमाई के आखिरी 3 रुपए छीनने आया है। वही 3 रुपए जिनसे उसे कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कंबल खरीदना था। क्या वह किसान अपनी इज्जत बचाएगा या अपनी जान? क्या वह उस सर्द रात में अपनी फसल बचा पाएगा या गरीबी की मार उसे अपनी ही बर्बादी पर मुस्कुराने को मजबूर कर देगी? आइए देखते हैं हल्कू किसान की मर्मस्पर्शी कहानी, पूस की रात। लिखा है मुंशी प्रेमचंद जी ने। हल्कू ने आकर स्त्री से कहा, सहना आया है, लाओ जो रुपए रखे हैं उसे दे दो, किसी तरह गला तो छूटे। मुन्नी उसकी पत्नी झाड़ू लगा रही थी। पीछे फिरकर बोली, 3 ही तो रुपए हैं, दे दोगे तो कंबल कहाँ से आएगा? माघ पूस की रात हार में कैसे कटेगी? उससे कह दो फसल पर दे देंगे, अभी नहीं। हल्कू एक क्षण अनिश्चित दशा में खड़ा रहा। पूस सिर पर आ गया है, कंबल के बिना हार में रात को वह किसी तरह नहीं जा सकता, मगर सहना मानेगा नहीं। घुड़कियां जमावेगा, गालियां देगा, बला से जाड़ों में मरेंगे, लेकिन बला तो सिर से टलेगी। यह सोचता हुआ वह अपनी भारी भरकम डील लिए हुए स्त्री के समीप आ गया और मिन्नतें करके बोला, ला दे दे, गला तो छूटेगा कम से कम, कंबल के लिए कोई दूसरा उपाय सोचूंगी। मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तरेड़ती हुई बोली, कर चुके दूसरा उपाय, जरा सुनो तो कौन सा उपाय करोगे? कोई खैरात दे देगा कंबल? ना जाने कितना बाकी जो किसी तरह चुकने को ही नहीं आता। मैं कहती हूँ तुम क्यों नहीं खेती छोड़ देते, मर मर कर काम करो, उपज हो तो बाकी दे दो। चलो छुट्टी हुई, बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है। पेट के लिए मजदूरी करो, ऐसी खेती से बाज आए, मैं 1 रुपया न दूंगी। हल्कू उदास होकर बोला, तो क्या गाली खाऊं? मुन्नी जैसे तड़प उठी। उसने बोला, गाली क्यों देगा, उसका राज है क्या? मगर यह कहने के साथ ही उसकी तनी हुई भौहें ढीली पड़ गई। हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था, वह मानो एक भीषण जंतु की बात उसे घूर रहा था। उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए। फिर बोली, तुम छोड़ दो अब किसी खेती, मजूरी में सुख से 1 रोटी तो खाने को मिलेगी, किसी की धौंस तो न रही। अच्छी खेती है, मजदूरी करके लाओ, वह भी उसी में झोंक दो, उस पर ऊपर से धौंस। हल्कू कुछ नहीं बोला। उसने रुपए लिए और इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकाल कर देने जा रहा हो। उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर 3 रुपए कंबल के लिए जमा किए थे। वो आज निकले जा रहे थे। एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था। आकाश पर तारे भी ठिठुरते हुए मालूम होते थे। हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाढ़े की चादर ओढ़े पड़ा कांप रहा था। खाट के नीचे उसका संगी कुत्ता, जिसका नाम जबरा था, पेट में मुंह डाले सर्दी से कूं कूं कर रहा था। दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। हल्कू ने घुटनियों को गर्दन में चिपकाते हुए बोला, क्यों जबरा, जाड़ा लगता है? कहता तो था घर में पुआर पर लेटा रहे, तो यहाँ क्या लेने आया हो? अब खाओ ठंड, मैं क्या करूं? जानते थे मैं यहाँ हलवा पूरी खाने आ रहा हूं। दौड़े दौड़े आगे आगे चले आए, अब रो अपने नानी के नाम को। जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कूकों को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जम्हाई लेकर चुप हो गया। उसकी स्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया, स्वामी को मेरी कूकों से नींद नहीं आ रही। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ सहलाते हुए बोला, कल से मत आना मेरे साथ, नहीं तो ठंडे हो जाओगे। मैं उठूं फिर एक चिलम भरूं।
इसी तरह रात तो कटे, 8 चिलम तो पी चुका। ये खेती का मजा है। और एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे। मोटे मोटे गद्दे, लिहाफ, कंबल। मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए। तकदीर की खूब खूबी। मजदूरी हम करें, मजा दूसरे लूटे। हल्कू उठा, गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम भरी। जबरा भी उठ बैठा। हल्कू ने चिलम पीते हुए बोला, चिलम पिएगा? जाड़ा तो क्या ही जाता है, जरा मन बदल जाता है। जबरा ने उसके मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा। हल्कू, आज और जाड़ा खा लूं। कल से मैं यहाँ पुआल बिछा दूंगा, उसी में घुसकर बैठना, तब जाड़ा ना लगेगा। जबरा ने अपने पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले आया। हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी। चिलम पीकर हल्कू फिर लेट गया और निश्चय करके लेटा कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, अब की सो ही जाऊंगा। पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगा। कभी इस करवट लेटता, कभी उस करवट, पर जाड़ा किसी पिशाच की भांति उसकी छाती को दबाए हुए था। जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को धीरे से उठाया और उसके सिर को थपथपाकर उससे अपनी गोद में सुला लिया। कुत्ते के देह से जाने कैसी दुर्गंध आ रही थी, पर वह उसे अपनी गोद में चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था। जबरा शायद यह समझ रहा था कि यह ही स्वर्ग है, और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उस कुत्ते के प्रति घृणा की गंध तक न थी। अपने किसी अभिन्न मित्र या भाई को भी वह इतनी ही तत्परता से गले लगाता। वह अपनी दीनता से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा को पहुंचा दिया था। नहीं, इस अनोखी मैत्री ने जैसे ही उसकी आत्मा के सब द्वार खोल दिए थे और उनका एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था। सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई। इस विशेष आत्मीयता ने उसमें एक नई स्फूर्ति पैदा कर दी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी। वह झपट कर उठा और छपरी से बाहर आकर भौंकने लगा। हल्कू ने उसे कई बार चुमार कर बुलाया, पर वह उसे के पास न आया। हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भौंकता रहा। एक क्षण के लिए भी आ जाता तो फिर तुरंत दौड़ता। कर्तव्य उसके हृदय में अरमान की भांति उछल रहा था। करीब 1 घंटा और गुजर गया। रात ने शीत को हवा से धधकाना शुरू कर दिया। हल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों को छाती से मिलाकर सिर को उसमें छिपा लिया। फिर भी ठंड कम न हुई। ऐसा जान पड़ता था कि सारा खून जम गया है। धमनियों में खून की जगह बर्फ बह रहा है। उसने झुककर आकाश की ओर देखा। अभी कितनी रात बाकी? सप्तऋषि अभी आकाश में आधे भी नहीं चढ़े। ऊपर आ जाएंगे तब कहीं सवेरा होगा। अभी एक पहर से ऊपर रात। हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का बाग था। पतझड़ शुरू हो गई थी। बाग में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था। हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरूं और उन्हें जलाकर खूब तापो। रात को कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो समझे कोई भूत है। कौन जाने कोई जानवर ही छिपा बैठा, मगर अब तो बैठे भी नहीं रहा जाता। उसने पास के अरहर के खेत में जाकर 2-4 पौधे उखाड़े और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला ली बगीचे की तरफ चल पड़ा। जबरा ने उसे आते देखा तो पास आया और दुम हिलाने लगा। हल्कू ने कहा, अब नहीं रहा जाता जबरू, चलो बगीचे में पत्तियां बटोर कर तापे। थोड़ा टांठे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे, अभी तो बहुत रात। जबरा ने कूं कूं करके सहमत प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चल पड़ा। बगीचे में खूब अंधेरा छाया हुआ था और अंधकार में निर्दय पवन पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था। वृक्षों से ओस की बूंदें टप टप नीचे टपक रही थी। एकाएक झोंका मेहंदी के फूलों की खुशबू लिए हुए आया। हल्कू ने बोला, कैसी अच्छी महक आएगी जबरू, तुम्हारी नाक में भी तो सुगंध आ रही होगी। जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी मिल गई थी। वह उसे चिचोड़ रहा था।
हल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा। जरा देर में पत्तियों का ढेर लग गया। हाथ ठिठुरे जाते थे, नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों को पहाड़ खड़ा कर रहा था। इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा। थोड़ी देर में अलाव जल उठा। उसकी लौ ऊपर वाली वृक्ष की पत्तियों को छू छू कर भागने लगी। उस अस्थिर प्रकाश में बगीचे के विशाल वृक्ष ऐसे मालूम होते थे मानो उस अथाह अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हो। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था। हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था। एक क्षण में उसने दोहर उतारकर बगल में दबा ली, दोनों पांव फैला दिए, मानो ठंड को ललकार रहा हो। तेरे जी में जो आए सो कर ले। ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वह विजय गर्व को हृदय में छिपा न सकता था। उसने जबरा से बोला, क्यों जब्बर, अब ठंड तो नहीं लग रही? जब्बर ने कू कू करके माना, बोला, अब क्या ठंड लगती ही रहेगी? पहले से यह उपाय न सूझा था, नहीं तो इतनी ठंड क्यों खाते? जब्बर पूंछ हिला रहा था। अच्छा आओ, इस अलाव को कूदकर पार करके देखें कौन निकल जाता है। अगर जल गए बेटा तो मैं दवा न कराऊंगा। जब्बर ने उसे अग्निरास की ओर कातरन नेत्रों से देखा। मुन्नी से कल कह भी न देना, नहीं तो लड़ाई करेगी। यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया। पैरों में जरा लपट लगी थी, पर वह कोई बात न थी। जबरा आगे के गिर्द घूमकर उसके पास आ खड़ा हुआ। हल्को ने बोला, चलो चलो, इसकी सही नहीं, ऊपर से कूद कर आओ। फिर वह कूदा और अलाव के इस पार आ गई। पत्तियां जल चुकी थी। बगीचे में फिर अंधेरा छा गया था। राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी, जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी, पर एक क्षण में फिर आंखें बंद कर लेती थी। हल्को ने फिर चादर ओढ़ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा। उसके बदन में गर्मी आ गई थी, पर ज्यों ज्यों शीत बढ़ती जाती थी उसे आलस दबाए लेता था। जबरा जोर से भौंककर खेत की ओर भागा। हल्को को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड खेत में आया है। शायद नील गायों का झुंड होगा। उनके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी। फिर ऐसा मालूम हुआ कि खेत में चर रही हैं। उनके चबाने की आवाज सुनाई देने लगी। उसने दिल में बोला, नहीं, जबरा के होते कोई जानवर खेत में नहीं आ सकता। ये तो नोच ही डालेगा, मुझे भ्रम हो रहा है। कहाँ, अब तो कुछ नहीं सुनाई देता। मुझे भी कैसे धोखा हुआ। उसने जोर से आवाज लगाई, जबरा जबरा। जबरा भौंकता रहा, उसके पास न आया। फिर खेत के चरे जाने की आहट मिली। अब वह अपने को धोखा न दे सका। उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था। कैसा ददाया हुआ था। इस जाड़े पाले में खेत में जाना, जानवरों के पीछे दौड़ना असह्य जान पड़ा। वह अपनी जगह से हिल न सका। उसने जोर जोर से आवाज लगाई, लिहो लिहो लिहो। जबरा फिर भौंक उठा। जानवर खेत चर रहे थे। फसल तैयार है। कैसी अच्छी खेती थी, पर यह दुष्ट जानवर उसका सर्वनाश किए डालते हैं। हल्कू पक्का इरादा करके उठा और 2-3 कदम चला, पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिच्छू के डंक सा झोंका लगा कि वह फिर बुझते हुए अलाव के पास आकर बैठ गया और राख को कुरेद कर अपनी ठंड देह को गरमाने लगा। जबरा अपना गड़ा फाले डालता था। नीलगाय खेत का सफाई किए डालती थी और हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था। अकर्मण्यता ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था। उसी राख के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओढ़कर सो गया। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों तरफ धूप फैल चुकी थी और उसकी पत्नी कह रही थी कि आज सोते ही रहोगे क्या? तुम यहाँ आकर रम गए और उधर सारा खेत चौपट हो गया। हल्कू ने उठकर बोला, क्या तू खेत से होकर आ रही है?
मुन्नी बोली, हाँ, सारे खेत का सत्यानाश हो गया। भला ऐसे भी कोई सोता? तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ? हल्कू ने बहाना किया, मैं मरते मरते बचा हूँ। तुझे अपने खेत की पड़ी है? पेट में ऐसा दर्द हुआ है कि मैं ही जानता हूँ। दोनों फिर से खेत के ढांड पर आए। देखा सारा खेत रौंदा पड़ा हुआ है और जबरा मड़ैया के नीचे चित लेटा है, मानो प्राण ही न हो उसके। दोनों खेत की दशा देख रहे थे। मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी, पर हल्कू प्रसन्न था। मुन्नी ने चिंतित होकर कहा, अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी। हल्कू ने प्रसन्न मुख से बोला, रात को ठंड में यहाँ सोना तो न पड़े। दोस्तों, ऐसा लगता है कि मुंशी प्रेमचंद जी ने एक मिडिल क्लास किसान की पूरी जीवनी यहाँ पे लिख दी है। आप में से जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं वो इस कहानी को अच्छे से समझ पाएंगे। कैसी लगी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में बताना। जल्द मिलूंगा अगली कहानी लेकर। नमस्कार। जय राम जी की।